हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम विद यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो प्रश्न ये है कि क्या सरकार जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है उनको ले करके क्या उनको पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है बिना किसी कंपनसेशन के। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी समय से, कई सालों से कोर्ट्स में है। तो इसके बारे में हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला यहाँ आर्टिकल 39B है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 31C का भी यहाँ जिक्र होगा अंदर वीडियो में। हिस्टोरिकल डिटर्मिनिंग्स क्या है, जजमेंट्स क्या है, इसके अलावा जो एडवोकेट्स हैं वो इस पर क्या कहते हैं। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई इन न्यूज़। सो सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का है, ये हियरिंग इन्होंने शुरू कर दिया है सुनना रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है और फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है यहाँ पुअर लोगों के बीच में। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के अंडर आती हैं, जैसा कि आर्टिकल 39B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। अब क्यों एपेक्स कोर्ट इसको इंटरप्रेट कर रहा है, तो 1977 से जो एपेक्स कोर्ट है यहाँ वेट है कि जो इंटरप्रिटेशन है 39B के आर्टिकल का, बहुत मल्टीपल ओकेजन्स पे बात होती है। मोस्ट नोटेबली ये हुआ था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी का जो केस था 1977 का केस। इंटरप्रिटेशन यहाँ 9 जजों की बेंच ने लिया था, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। ये यहाँ पर जो जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का व्यू था रंगनाथ रेड्डी केस में 1977, तो यहाँ इससे रिलेटेड चीज़ है। सो जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर का जो अकॉर्डिंग टू हिम बेसिकली जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं इनमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड होती हैं। नाउ सब्सिक्वेंट जजमेंट्स के बाद यहाँ कंफ्यूजन था इस इंटरप्रिटेशन को लेकर के, और मैटर जो है ये 9 जजों की बेंच पे पहुंचा 2002 में कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। दो ये प्रश्न काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन ये वापस से रिवर्बेट हो रहा है करंट पॉलिटिकली सरचार्ज एटमॉस्फेयर में, जब यहाँ रिसेंटली राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ सर्वे होगा जिसमें फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे होगा, और इस सर्वे में एक हिस्टोरिक असाइनमेंट होगा ये, जिसमें जो वेल्थ है इंडिया की, जो जॉब्स हैं या बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इनको वर्नेबल सेक्शंस जो हैं उनको दे दिया जाएगा पॉपुलेशन के बेस पे। नाउ अगर हम करंट केस की बात करेंगे तो जो करंट केस है, ये जो मुंबई में प्रॉपर्टीज हैं, जो खाली पड़ी हुई प्रॉपर्टीज होती हैं, जो केस है ये ओरिजिनेट हुआ था 1986 में, जब अमेंडमेंट हुआ था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट में। ये एक्ट है 1976 का। इसमें एक्ट अमेंडमेंट हुआ था जो इन्वॉल्व करता है कि जितने भी सेस बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग है मुंबई में, उनको नीडी लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट है इसका एम था, जो सिटी का इशू है कि अनसेफ है और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको रिपेयर की ज़रूरत है, रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, कई बार बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग दब जाते हैं, वहाँ से ये केस आया था। नाउ प्रॉपर्टी ओनर्स ने इसको चैलेंज किया अमेंडमेंट को, और ये आर्ग्यू किया कि हमारे राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 देता है ये उसको वायलेट करता है। आर्टिकल 39B इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो आर्टिकल 39B बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। पार्ट 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन यस इट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द लॉ मेकिंग फॉर द स्टेट्स। नाउ यहाँ इसका लीगल इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी का केस 1977 का ये केस है। ये एक 7 जज बेंच थी जो सुप्रीम कोर्ट की थी, जिसमें 4:3 मेजोरिटी से जजमेंट आया था। इसमें हेल्ड हुआ था कि प्राइवेट जो ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं ये मटेरियल सोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के अंदर नहीं आते हैं। जस्टिस अय्यर का इसमें जो ओपिनियन था वो माइनॉरिटी ओपिनियन था। इन्होंने कहा था कि जो प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं इनको मटेरियल रिसोर्सेज कंसिडर करना चाहिए, खास करके कम्युनिटी का, ताकि यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो पर्पस है, खास करके जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, उसको यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट आता है संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोक कोल का। ये 5 जजों की बेंच थी जिसने अपहेल्ड किया था जो सेंट्रल लेजिस्लेशन था कि जो कोल माइंस को नेशनलाइज किया जा रहा था। यह एग्री किया था जस्टिस अय्यर के माइनॉरिटी ओपिनियन से स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथा रेड्डी केस में। नाउ ये जो जजमेंट है इसने क्लियरफाई किया था कि जो आर्टिकल 39B है ये वेल्थ को ट्रांसफर करता है या ये इंटेंड करता है वेल्थ को प्राइवेट से पब्लिक ओनरशिप को भेजने के लिए, और ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है और केवल उन सोर्सेज के लिए जो केवल पब्लिकली ओन्ड है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी ये चीज़ें जा सकती हैं। नाउ देन आता है मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996 का ये केस। यहाँ पे जस्टिस परिपूर्णन ने जस्टिस अय्यर के ओपिनियन के साथ एग्री किया था, और यहाँ जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो मेंटेन किया था कि इसमें दोनों नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टीज आती हैं,
यहाँ सारी पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज आते हैं जो मटेरियल नीड्स को यहाँ फुलफिल करते हैं, और ये केवल पब्लिक पोसेशंस तक के लिए ही लिमिटेड नहीं है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी यहाँ एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब एडवोकेट्स यहाँ क्या कह रहे हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स के हिसाब से जो कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं इनको कभी भी प्राइवेटली ऑन प्रॉपर्टीज जो हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं की जा सकती, कम्युनिटी अलग होगा और प्राइवेटली ओन अलग होगा। नेक्स्ट इज एडवोकेट, जो जस्टिस अय्यर का जो व्यू था, इन्होंने यहाँ इसको एडवोकेट किया और कहा कि ये जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है वो इसको दिखाता है, और इसका डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि भारत है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है वहां पे इसका कोई रोल नहीं है, जिसमें सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो सोल क्वेश्चन है वो ये है, आर्टिकल जो 39B है इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, मोर ओवर आर्टिकल 31C का इंटरप्रिटेशन नहीं है। आर्टिकल 31C एक सेफ हार्बर देता है कुछ ऐसे लॉज के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है ये एग्जिस्ट करती थी, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में आया था, उससे पहले ये एग्जिस्ट करती थी, और इसको अपहेल्ड किया गया 13 जज बेंच जब केशवानंद भारती का केस आया था। बेंच ने फिर ये पूछा कि कैसे जो एक्सेस एग्रीकल्चर लैंड था इसको फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पुअर पीजेंट्स के बीच में 1960s के अराउंड। देन यहाँ पे फिर दोबारा एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट ने ये कहा कि कोई भी स्टेट की पावर को क्वेश्चन नहीं करता है कि क्या वो लैंड ले सकता है पब्लिक पर्पस के लिए या नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो यहाँ एक फेयर कंपनसेशन देते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया था कि फेयर कंपनसेशन के बाद उन्होंने ओनर ऑफ द लैंड को दिया था, और उसके बाद वो चीजें दी गई थी। लैंड सीलिंग लॉज जो हैं ये पास किए थे स्टेट्स ने, एक्सेस लैंड एक्युमुलेशन जो जमींदार कर रहे थे उनके लिए, ऐसे लैंड्स उनको रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे गरीब लोगों के बीच में, तो इसका मतलब ये होगा कि उस एडवोकेट के पास कोई भी मनी नहीं होगा अपनी फीस के तहत, क्योंकि जो फीस होगी या जो प्रॉपर्टी होगी वो दे दी जाएगी पुअर लोगों को। तो यहाँ पे एक फेयर कंपनसेशन की बात रखी जा रही है। After that, now we will today's prelims practice question. The question says, in the state of Karnataka versus Sri Ranganatha Reddy case, the Supreme Court held that privately owned resources fall within the ambit of material resources of community under the Article 39B. Privately owned resources do not fall within the ambit of material resources of the community under the Article 39B. Only publicly owned resources are considered material resources of the community under Article 39B. Article 39B does not deal with the distribution of resources. Now you can type down in the comment section the relative is correct or not. Then with today's main practice question, the question says, discuss the significance of Article 39B in Indian Constitution with a specific focus on the interpretation of material resources of community as it pertains to wealth distribution and welfare policies. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Nilist IAS for your better preparation.